आता था। तो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक हमने देखा था कल। ओके, सो ये सेल वगैरह होता है, ये सेल होता है, ठीक है। उसकी लेंथ एंड एरिया कांस्टेंट रहता है, तो हम उस सेल का सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, विच इज नथिंग बट एल अपॉन ए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्क टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन आता है ना, तो वो हमें देखना है। देखो, वेरिएशन दो वजह से आता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड टेम्परेचर। तो पहले तो चीज़ों को समझो होता क्या है। सोल्यूबिलिटी मतलब देखो, चार्ज कब फ्लो होगा, ये दो इलेक्ट्रोड से सपोर्ट, यहाँ से चार्ज कब कब फ्लो होगा। प्योर वाटर तो कंडक्टर होता नहीं है, ठीक है। हम कोई एक कंपाउंड डाल दे, अननोन कंपाउंड, ए बी कंपाउंड डाल दे, तो ये ए बी कंपाउंड चार्ज कब फ्लो करेगा, जब ये डिसोसिएट होके ए प्लस प्लस बी माइनस बनाएगा। ओके, जितने ज्यादा ये डिसोसिएट होगा, मतलब जितना ज्यादा ये डिजोल्व होगा, उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, और जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। सिंपल लॉजिक है। लेकिन ये सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड रहती है, ये सोल्यूबिलिटी इसकी डिपेंड रहती है टेम्परेचर पे। और इसीलिए कहा जाता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके पीछे का लॉजिक ये है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोसिएशन इंक्रीजेस, मीन्स आयंस इंक्रीजेस, एंड सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये उसके पीछे का लॉजिक है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी के हिसाब से जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है सोल्यूबिलिटी। ओके, एंड सेकेंड वन, सोल्यूबिलिटी और एक फैक्टर पे डिपेंड रहती है, जो है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम बात करें, सो हमेशा ऐसे कहा जाता है, देखो, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ कंपाउंड ले ले, ठीक है, और उसमें हम CH3COOH ये कंपाउंड डाल दे, जो कि है वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब ये है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, वो 40% डिसोसिएट होगा, राइट। लेकिन 40% डिसोसिएट किसके कंपैरिजन में होगा वो, तो कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में 40% डिसोसिएट होगा, राइट। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन उसका कम कर दिया, मतलब सॉल्यूशन बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ये और ज्यादा यहाँ पे डिसोसिएट होगा। ओके, सो बेसिकली डिसोसिएशन इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ये चीज को याद रखना, एज डिसोसिएशन इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन एज डिक्रीजेस, क्योंकि डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वाटर डाल रहे हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा ना, तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो सपोज उसमें से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, ओके, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अगर रेशो, मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दूं, एंड पर एरिया अगर मैं रेशो ले लूँ, यहाँ पे ये जो है ना 1000, ये पर एरिया का रेशो है, ऐसे समझो आप। और यहाँ पे सिर्फ 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 आउट ऑफ 1000 मतलब 0.1%, और यहाँ पे 10 आउट ऑफ 100 मतलब 10%। तो ये ड्रास्टिक चेंज हम उसको कहते हैं। तो जैसे ही डायल्यूशन होता है, याद रखना इस चीज को, डायल्यूशन रिजल्ट्स इनटू मोर डिसोसिएशन। ओके, डायल्यूशन से डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिसोसिएशन मतलब आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यह है मोलर कंडक्टिविटी, और यह है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1/2। ओके, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे 0.5 आप लिख सकते हो। 0.5 का मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे देखो, जनरली हम कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी चीज इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लिखते हैं एक्स एक्सिस पे,
ठीक है, 0 2 4, ओके। इसको उल्टा समझो, ये यहाँ पे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डायल्यूट हो रहा है, ठीक है, और जैसे ये डायल्यूट होता है, ये इसकी वैल्यू देखो कैसे बढ़ रही है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, ओके। और ये कौन है जिसकी वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसको कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, देखो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में चला गया ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता डाइल्यूशन का, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस पर डाइल्यूशन का अच्छा खासा इफेक्ट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ में हमें वो चीज बता दी। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन, सॉरी, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी, ओके। अब हम देखो कंडक्टिविटी गिनते कैसे हैं। कंडक्टिविटी हम लेंथ एंड एरिया के हिसाब से गिनते हैं। अब सॉल्यूशन में एरिया को भूल जाओ, लेंथ के हिसाब से गिनते हैं, ठीक है। अब जैसे ही डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन में दो एक जो लेंथ है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। डाइल्यूशन होगा मतलब क्या होगा, हम NaCl2 डालने वाले हैं नहीं, सपोज NaCl का सॉल्यूशन है तो हम NaCl2 डालने वाले हैं नहीं, हम वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, राइट। सॉल्वेंट डालते डाइल्यूशन करते हैं मतलब, तो उसमें NaCl का कॉन्सेंट्रेशन पर एरिया कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, उससे ये कंडक्टिविटी कम हो जाती है। Reason is the number of ions per unit volume that carries the current in a solution decreases on dilution. यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बता दिया। When concentration approaches zero, मतलब बहुत ज्यादा डायल्यूशन करोगे आप, बहुत ही ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो हो जाए, ठीक है, देन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी वो लिमिटिंग मोलर होगी एंड रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा 0m, ओके। जीरो स्टैंड्स फॉर बहुत ज्यादा डायल्यूशन होगी, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा समझो क्योंकि ये थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, अपोजिट रिप्रेजेंट करता है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन कब बनता है, जब हम सोल्यूट डिजोल्व करें सॉल्वेंट में, राइट, तब बनता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट जीरो का है, जीरो नहीं, नियर अबाउट जीरो। तो अगर 0.01 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, मैं मोलरिटी के हिसाब से बात करूँ, तो इसका जो मोल्स है वो हार्डली 0.01 मोल है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना कम है, ठीक है, और डाइल्यूशन ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, राइट। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के लिए देखो क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होना, तो यहाँ से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो इसकी वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ठीक है। रीजन क्या है, ज्यादा से ज्यादा आयंस का डिसोसिएट होना, और ये किसके साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो एक पर्टिकुलर लेवल पे सडन इंक्रीज दिखाते हैं, ओके। अब पर्टिकुलर लेवल का ही ना मैंने, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन नियरली इक्वल टू जीरो। ये जो है ना एरिया जो मैंने मार्क किया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नियरली इक्वल टू जीरो है, वहां पे ये कंडक्टिविटी देखो एकदम शार्प रैलीज होती है, ठीक है ना। ऐसे होता क्या है, क्यों है, तो इसका रीजन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो होता ऐसे है देखो, कंडक्टिविटी दो आयंस दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, तो ये अपने हिसाब से मूव करेगा और ये अपने हिसाब से मूव करेगा, ओके। तो ये एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, ये अपना क्या कहेंगे हम उसको, चार्ज एंड उसके साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको लेके मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन हो या एनायन हो, अपने अपने हिसाब से चार्ज मूव करते हैं या चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे भी एग्जिस्ट करता है, तो प्रॉब्लम आती है। सो द लॉ स्टेट्स दैट
Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the ions and cations of electrolyte. So लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सपोज NaCl की ढूंढनी है ना, तो मैं ऐसे कहूंगा कंडक्टिविटी ड्यू टू Na प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl। यहाँ पे देखो, ठीक है। इन जनरल इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड गिव्स V प्लस कैटायन एंड V माइनस एनायन। अब ये देखो कैटायन एंड एनायन है, डिसोसिएशन के बाद जितने देते हैं वो, ओके। देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी लिमिटिंग मोलर, तो कुछ भी नहीं है, ये कैटायन के बारे में कौन सा कैटायन या उसके डिसोसिएशन कितना है, ठीक है, और नंबर कितना है, नंबर कितना है डिसोसिएशन। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ओके। हियर लैम्डा प्लस या lambda 0 and lambda 0 are the limiting molar conductivity of cation and anion respectively, ओके। सो और ये सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रहते हैं, तो ये नेक्स्ट पॉइंट वो था कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रहेंगे, तो लॉजिक कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं ना, NaCl या KCl जो भी हम डाल रहे हैं, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी उसका फिक्स रहेगा, तो उस केस में जो आयंस बनेंगे वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन करेंगे, लेकिन उनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो लैम्डा एम के लिए रहेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए रहेगा, ओके। तो कैटायन प्लस एनायन दोनों मिला के कंडक्टिविटी दिखाते हैं और उसका ये रिजल्ट है। तो क्या ये दो चीजें समझ में आ गई सबको? पहला पॉइंट, क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई? एक कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसके बारे में, एंड सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो डिसोसिएट कंप्लीट ना करे, ओके। तो डिसोसिएट इनकम्प्लीट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम उसको, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम फाइंड आउट करते हैं उसका। रिवीजन थी थोड़ी सी। एट लो कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा, ओके, डिसोसिएशन इंक्रीजेस। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी कम लोगे, ओके, और यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे आप, तो जनरली डिसॉल्व नहीं होता, ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेके आओगे ना, तो वहां पे डिसोसिएशन के चांसेस, डिसोल्यूशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओके। तो डाइल्यूशन, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ओके, मतलब सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, ओके। सोल्यूबिलिटी इन द सेंस जितने हमारे पास पार्टिकल्स है मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी में चले जाते हैं, डिसोसिएशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई डाइल्यूशन, हाई डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, जो कि अल्फा की वैल्यू है, ओके। डिसोसिएशन इज नथिंग बट अल्फा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो ही समझो, कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, लगभग 100% डिसोसिएशन होता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल वो NH4OH भी क्यों ना हो, NH4OH वीक बेस है ना, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं इसको? सपोज ये 100 मॉलिक्यूल्स है, राइट, तो जब भी ये डिसोसिएशन में जाएंगे हम ऐसे लिखते हैं ना, 100 माइनस अल्फा, ओके, 100 माइनस अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से डिसोसिएशन में चले गए, बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा एंड अल्फा पार्टिकल्स बनेंगे, ऐसे हम लिखते हैं। इतना इसको ज्यादा डायल्यूशन कर दिया, इतना ज्यादा डायल्यूशन कर दिया कि अल्फा की वैल्यू लगभग 100 हो गई, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, ओके। इसको हम कहते हैं इन्फाइनाइट डायल्यूशन। तो ये इस फॉर्म में कोई नहीं बचेगा, सारे के सारे आयंस में चले जाएंगे, ओके। अब आयंस में चले गए तो उनको लॉ कौन सा अप्लाई होगा? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन अप्लाई होगा, ओके। वो कंडक्टिविटी दिखाएंगे जितने आयंस होंगे वो, तो बहुत सारी चीजें अभी अप्लाई होंगी। एट सच लो कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी इवन मेजर्ड। होता क्या है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा, अब आयंस बनेंगे तो कितने बनेंगे, 100 150 200, तो वो कंडक्टिविटी दिखाते हैं लेकिन बहुत कम दिखाते हैं, हम उसको गिन नहीं पाते, ओके। तो वो प्रैक्टिकली गिनना मुश्किल है, लेकिन हम थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, एट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन
इफ ए इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M0 मोलार, मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ओके, अब इसका लॉजिक समझो। तो पहले ऊपर का पॉइंट है सिर्फ कंडक्टिविटी, ओके, मोलार कंडक्टिविटी, मतलब 1 मोल आपने कंपाउंड डाल दिया, 1 मोल कंपाउंड, राइट, तो उसमें से जितने आयंस बनेंगे ना, जितने के आयंस, वही तो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, राइट। तो कंडक्टिविटी से हम गिन क्या रहे हैं, हम गिन रहे हैं कितने आयंस बने, नंबर ऑफ आयंस। यहां तक सबको समझ में आया क्या, नंबर ऑफ आयंस ऊपर है, ओके। मोलार कंडक्टिविटी मतलब 1 मोलार कंपाउंड डिसॉल्व किया, उसमें जो आयंस बना उन्होंने कंडक्टिविटी दिखाई। 1 मोल ने कंडक्टिविटी दिखाई नहीं, 1 मोल में से जो डिसोसिएशन में गए उन्होंने दिखाई, दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो ये एक हो गया नंबर ऑफ आयंस। एंड सेकंड पॉइंट इज लैम्डा M0, इसका मतलब है अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, मतलब सारे के सारे कंपाउंड डिसोसिएशन में चले जाए, तो कितने चले जाएंगे, ये मोलार है ना, तो 1 मोल के 1 मोल चले जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। और इसी को तो हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स या 1000 जो भी आपने लेके आए, उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में जाते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे तो वही है ना, नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस डिवाइडेड बाय कितने आयंस चले गए, वही रेशो है। इसलिए ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, अल्फा एंड मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ओके। मोलर कंडक्टिविटी Lm2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M0। अच्छा, ऐसे लिखना है इसको। तो ये कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ये एक इक्वेशन है, ओके, जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखते हैं ना, वही इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखी गई है, बस ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो आप अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के टाइम पे आप उसको मॉडिफाई करना, अभी इसको इतना भी याद मत रखना, क्या मतलब कितना याद रखोगे, ये पूरा याद रखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, बाकी कुछ भी नहीं, ये इस इक्वेशन की लैम्डा एम आप देख सकते हो, लैम्डा M स्क्वायर अपॉन लैम्डा M0 स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू डाल दी गई, ओके। तो कुछ है ही नहीं इसमें, देन 1 माइनस, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये सारी चीजें, ओके। सो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन किया है। या फिर आप ऐसे कहो कि मुझे नहीं एक्सप्लेन करने आता कोलर्स लॉ को बिना एग्जांपल के। तो देखो, जैसे भी हम कहते हैं ना कि आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, तो अगर हमें किसी अननोन या वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी गिननी है, अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि इंस्ट्रूमेंट की तरह हम गिन नहीं सकते उसको, तो क्या हम थ्योरेटिकली गिन पाएंगे, तो यस, उसके लिए कोलर्स लॉ, थ्योरेटिकली गिनने के लिए यूजिंग कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा M0, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, फिर वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAC, ओके। तो यहाँ पे गौर से देखो, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ये इस सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आर, तो ये सारी चीजें दी है। कैलकुलेट लैम्डा 0 फॉर HAC, कैसे करोगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। ये होगा कैसे, ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा लैम्डा H बराबर है, और क्या बनाएगा, प्लस लैम्डा AC बनाएगा, बराबर। इन दो आयंस की एडिशन, मतलब ये हमें मिल जाएगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट लॉजिक सिंपल है कि इन तीनों को ऐसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करो जिससे हमें सिर्फ लास्ट में यही मिले, एक तो हाइड्रोजन की कंडक्टिविटी प्लस एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी, इतने दो ही चीजें मिले बस। यहाँ पे देखो HAC इज नथिंग बट लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा AC एसिटेट आयन। तो इन तीनों को ऐसे मैनेज करना है कि हमें सिर्फ लास्ट में इतना बचना चाहिए। आप जरा सा अच्छे से देखोगे
तो यहाँ पे देखो अभी NaCl को उन्होंने माइनस किया, देखो NaCl को माइनस किया। अब NaCl का माइनस मतलब Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी एंड Cl माइनस आयन की कंडक्टिविटी उन्होंने माइनस लिखी है। ओके, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो गौर से देखोगे तो वैल्यूज कैसे कैंसिल होते हैं। देखो Na कैंसिल हो गया, राइट, Cl कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो, जैसे हम हेसिस लॉ यूज करते हैं ना, सेम उसी तरह से। ओके, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, और उससे क्वांटिटी निकाल, मतलब क्वांटिटी इन द सेंस कि हमें किसको निगेटिव करना है, किसको पॉजिटिव करना है, ये ढूंढा। तो HCl एंड NaAC को ऐड करना है और NaCl को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो HCl NaAC को ऐड किया है माइनस NaCl, वैल्यूज को भी वैसे ही करना है, वैल्यूज को वैसे करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड एसिडेट आयन इज दिस वन। तो ये एक कोलर्स लॉ जिसे हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के थ्रू, सर AC कोई कंपाउंड है क्या? एसिडेट आयन है दिस वन। इसको कहते हैं एसी या एसिडेट आयन, और यहाँ पे Na लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ ठीक है है सर। Na। ओके, और कोई क्वेश्चन इस पे? नहीं, ओके। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या कोटिंग वगैरह करते हैं ना, वो सारी चीजें। नाउ फैराडेज लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है यहाँ पे। ओके, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, इन दोनों में से एनी इलेक्ट्रोड पे जो केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये रिएक्शन किसके प्रोपोर्शन होगी, ये कौन डिसाइड करता है, मतलब कितनी रिएक्शन होगी ये कौन डिसाइड करता है, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, ओके, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड करेगी कि कितनी रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोड नहीं है, ये सपोज कोई मेटल का कोई ऑर्नामेंट है और उसको आपको गोल्ड प्लेटेड बनाना है। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड, तो गोल्ड का डिपोजिशन यहाँ पे कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड करेगी। आप जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना गोल्ड यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएगा। ओके, लॉजिक समझ में आ गया। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कट कर दोगे गोल्ड प्लेटिंग स्टॉप हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट फैराडेज लॉ। नाउ सेकंड लॉ, एक मिनट। हाँ, okay, now second law, the amount of different substances liberated by a same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight. पहले समझो अभी क्या है। मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ओके, दो सॉल्यूशन, और यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है सपोज, ठीक है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे मैंने सपोज 6 फ़ारेनहाइट इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, मतलब ये जो भी होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी आप समझो, जो भी रिएक्शन होगी, Na कन्वर्ट्स इनटू Na प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे अगर 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने मोल सोडियम रिएक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली 6 मोल रिएक्ट हो गए। ये मैंने क्यों निकाल रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड उस मेटल का अगर मैं कोएफिशिएंट देखूं तो सेम है 1:1। ओके, वेयरएज मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम अगर सेम रिएक्शन हो जाए तो इट विल फॉर्म Al3+, ओके, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो कि मेरी फैराडेज है। एफ की वैल्यू है फैराडेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन पास करते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। नाउ जब हम 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो ये कितने एल्यूमिनियम के मोल रिएक्ट होने चाहिए, ये रेशियो तो 1 है। मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो 1 एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। ओके, तो यहाँ पे 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगी। ओके, यहाँ पे 2 मोल हुए, यहाँ पे 6 मोल हुए, इलेक्ट्रिसिटी हमने सेम पास की। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जो चार्ज है वो प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे डिपोजिशन अलग और यहाँ पे डिपोजिशन अलग हुआ, ऐसे हम कहेंगे। यस, जब अगर क्वांटिटी वाइज देखें, मोल वाइज देखें तो वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से देखें तो क्वांटिटी सेम है। कैसे? इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब चार्ज, यहाँ पे एक्स फैक्टर मतलब चार्ज। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, सो इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से यहाँ पे डिपोजिशन वगैरह ये सारी चीजें होती है। ओके, इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से देखो, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरफ से पास की है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट नहीं हुए। यहाँ पे 6 मोल रिएक्ट हुए लेकिन यहाँ पे 2 ही मोल्स रिएक्ट हुए। रीजन है चार्ज। पॉइंट समझ में आ गया? ये जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से, और इक्विवेलेंट वेट में होता ही क्या है, नया क्या है इक्विवेलेंट वेट में, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो ये एक्स फैक्टर मतलब यहाँ पे चार्ज है। ओके, तो चार्ज अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होंगे। ओके, अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट होंगे। अच्छा, वो अमाउंट कितने रहेंगे तो वो डिपेंड करता है इस पे, इक्विवेलेंट वेट पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पे। पॉइंट समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये तो हो गया सेकंड लॉ, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना, ये कैसे होता है, क्या होता है, या फैराडेज का मतलब क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो देखो, वी नो दैट वी हैव कांस्टेंट करंट। सपोज आई वैल्यू, ये हमारी एक कांस्टेंट करंट पास किया है। ओके, सोर्स अवेलेबल एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू, जिसे हम कहते हैं पास्ट। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, विच इज नथिंग बट क्यू। अच्छा, इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम इन सेकेंड। करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड। उससे क्या पता चलता है हमें, क्यू कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। ओके, क्यू का यूनिट क्या है, क्यू इज इन कोलम्स, तो कोलम ये उसका यूनिट है। एल एम्पियर एंड टी मतलब सेकेंड। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, तो इसको समझो, ये लॉजिकली इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने पास हो गए। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिन नहीं सकते, लेकिन हम चार्ज को तो गिन सकते हैं, क्योंकि ये तो चार्ज है। क्यों मतलब क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे, चार्ज गिनेंगे। मतलब आदमी नहीं गिनेंगे, उनके हाथ गिनेंगे या फिर उनके पैर गिनेंगे। तो आदमी तो वैसे भी मिल जाएंगे हमें। ओके, सो बेसिकली क्यू मतलब चार्ज रहता है, और उस चार्ज को यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे अब। ओके, और उसको हमने कहा है फैराडेज। चलो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन दी है, अब स्टेबल रिएक्शन है या बैलेंस रिएक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
1 mole of Ag reacts with 1 mole of electron to produce the respective solid. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ओके, तो 1:1 का रेशियो है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो इस सेंटेंस का मतलब सबको समझ में आ गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन, ठीक है। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, देख लो सिर्फ, ओके। तो 1 मोल पे चार्ज कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल पे चार्ज कितना रहेगा, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा ना। 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देयरफॉर द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता रहता है, सो Na मल्टीप्लाइड बाय ये चार्ज, तो ये Na से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें की है, याद रखने की जरूरत नहीं। C की वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू आती है 96487, इसको भी याद मत करो, विच इज राउंडली इक्विवेलेंट टू 96500 कोलम एंड विच इज इक्वल टू F, जिसको हम कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, ओके। सो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कोलम। इसलिए जब भी कोई कहे कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, सॉरी 96500 कोलम मतलब 1 फैराडे, जब कोई कहे कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, इसका सीधा सीधा मतलब मैं ये लूंगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए। क्या ये कोरिलेशन सबको समझ में आया कि नहीं? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, कितनी रिएक्शन हुई 1 मोल के हिसाब से फाइंड आउट करो, ओके। अगर किसी ने चार्ज ही दिया है, किसी ने चार्ज ही दिया है, सपोज ऐसे कुछ नंबर दिया है 1 0 3 4 5 7 8 ऐसे दिया है, इतने कोलम इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, मुझे कोई लेना देना नहीं, डिवाइडेड बाय 96500 करूंगा, क्या आएगा, डायरेक्टली फैराडेज में वैल्यू आ जाएगी, जो भी होगी वो फैराडेज में, ठीक है। और ये फैराडेज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, और जितने इलेक्ट्रॉन हो गए फिर रिएक्शन लिखो, जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए उतने मेटल डिपॉजिट हो गया होगा, या उससे डबल ट्रिपल जो भी होगा रेशियो के हिसाब से, और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे आते हैं, ये पूरे स्लाइड पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, और बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझो, ओके। तो जब भी ये भी आप यूज करोगे ना, तो आप क्या गिन रहे हो उसको समझो, आप चार्ज गिन रहे, क्यू इज नथिंग बट चार्ज, चार्ज, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है तो कितना चार्ज मूव होता है। अब सपोज चार्ज कितना मूव होता है, 96500 चार्ज मूव होता है, तो मैं उसको कोलम, मैं उसको डायरेक्ट लूंगा ना, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, तो डायरेक्टली 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन लिखूंगा, खत्म चीज, ओके। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल्स तो हम देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी, न्यूमेरिकल तो देखेंगे, सवाल ही नहीं, न्यूमेरिकल देखना ही पड़ेगा। नहीं है कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, बैटरीज, ये लास्ट पॉइंट है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी सेल्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड सो लॉन्ग द एक्टिव मटेरियल आर प्रेजेंट, मतलब हम जिसको बार बार चार्जिंग नहीं कर सकते, दे गेट कंज्यूम, द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड, ओके। ये फर्स्ट बैटरीज का टाइप हो गया। उसके एग्जांपल्स, ड्राई सेल। अच्छा, आपको क्या याद रखना है, तो सिंपल सी 2-3 ही चीजें याद रखनी, 2-3 ही चीजें, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा। एंड बेसिकली ये बनता कैसे है, अगर ये 2 चीजें आप याद रखोगे तो सवाल भी नहीं आता बाकी ये करने का, कॉम्पिटिटिव में तो इसको याद रखो, ओके। तो यहाँ पे एनोड जिंक कंटेनर है जो बाहर का आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अंदर जो है वो MnO2 एंड कार्बन ब्लैक NH4Cl, ये सारी पेस्ट है। यहाँ पे जो मेन काम है वो इसका है, मैंगनीज का है, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो मैंगनीज का चेंज होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक जो है उसका ये एनोड है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन सिंपल है। एंड Mn यहाँ पे ऑक्सीडेशन से +4 है, प्रोडक्ट में आप देखो तो +2 है, ओके। तो उसने इलेक्ट्रॉन ले ली, एक्सेप्ट कर ली, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत नहीं, सॉरी यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, +4 टू +3, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन, Mn का रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सिंपल रिएक्शन, बाकी कुछ इसमें नहीं है ड्राई सेल के लिए। और आप मतलब आपको थोड़ी ना अभी डायग्राम निकाल के थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, आपको मेन मेन चीज़ें अभी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन, मर्क्यूरी। ये जो रिस्ट वॉच वगैरह रहती है ना, वहाँ यहाँ पे या कुछ रिमोट कंट्रोल में भी ऐसे सेल्स रहते हैं। ओके, ना क्या क्या होता है यहाँ पे, एनोड पे जिंक एमलगम, तो फिर से वही बात हो गई, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ फिर से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैथोड में Hg है। ओके, मर्क्यूरी जिसका रिडक्शन हुआ है फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 टू 0। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ भी लिख सकते हो या सिर्फ इसके साथ भी रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। ZnHg प्लस H2 Hg, Zn का कन्वर्जन उसके ऑक्साइड में एंड Hg ऑक्साइड से उसके प्योर फॉर्म में, तो ये सिंपल रिएक्शन। तो आपको ये दो चीजें ही याद रखनी है, ये भी आप निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। नेक्स्ट वन, लीड स्टोरेज बैटरी। अब ये सेकेंडरी बैटरी में हम आ गए, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली होता ही रहेगा। ओके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ पे होता क्या क्या है, एनोड है लीड। ओके, ये जो एनोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा लीड है, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है। ओके, कैथोड है वो लीड ऑक्साइड है, तो ये जो है ये लीड ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट जो है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है यहाँ से, वो 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है। ओके, 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अगर किसी के घर में ये बैटरी वगैरह होगी ना, तो कुछ समय बाद वाटर लेवल कम हो जाता है, तो हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, वही बैटरी। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्यों, क्योंकि H2SO4 तो गैस स्टेट में जाता नहीं है, और जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम H2SO4 नहीं डालना है, हमें सिर्फ वाटर डालना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है, तो मेंटेन करने के लिए। और वाटर एक मीडियम है ना, तो सारे रिएक्शन एक अप टू द मार्क होने चाहिए। ओके, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के अपोजिट रिएक्शन चार्जिंग की होती है, तो ये भी पॉइंट खत्म। ओके, एनोड पे क्या होता है, लीड ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कन्वर्ट होता है +2 में। ओके, वेयर एज कैथोड पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कन्वर्ट होती है +2 में। देख लो यहाँ +2 में, तो यहाँ पे भी 0 से +2, यहाँ पे +4 से +2, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम है, PbSO4। तो ये रिया मुझे लगता है शायद आज जूम में प्रॉब्लम है, जल्दी से ये नहीं हो रहा है, मेरा भी सेशन जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ आज।
चलो ठीक है, सब लोग आ गए। सो यहाँ पे आप देखो, एज पर दिस रिएक्शन जो भी हो, कैथोड सॉरी एनोड पे रिएक्शन हो या कैथोड पे रिएक्शन हो, लास्ट में हमें मिलेगा PbSO4। तो यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी मिलने वाली है ना, या फिर ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है सॉल्यूशन में, वो मिलेगा PbSO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गई डिस्चार्ज के लिए रिएक्शन। ओके, ओवरऑल रिएक्शन। उसके अपोजिट अगर रिएक्शन हो जाए चार्जिंग की, मतलब चार्जिंग हम लगाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली PbSO4, दो मॉलिक्यूल्स, एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। तो एक हो जाएगा Pb में कन्वर्ट, मतलब डिपोजिशन हो जाएगा एक का, एंड दूसरा PbO का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, दोनों का भी डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये सिंपल चार्जिंग की रिएक्शन है। इसके अपोजिट, इस रिएक्शन को रिवर्स करो, चार्जिंग की बन जाएगी। ओके, इसको फॉरवर्ड करो, डिस्चार्जिंग की बन जाएगी। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं उसमें। मेन चीज आपको यही याद रखनी है, 0 ऑक्सीडेशन तुम +2 ऑक्सीडेशन से +4 से लेके +2 ऑक्सीडेशन, दोनों का प्रोडक्ट एक ही बनाना है। ठीक है, बीच में आके रुक जाएंगे दोनों भी रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट वन, रिचार्जेबल निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल है रिचार्जेबल सेल। यहाँ पे भी अब देखो, सेम हमें रिएक्शन ही फोकस करनी है। हाँ, रिएक्शन ही फोकस करनी है। कैडमियम निकेल, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2, यहाँ पे -3 सॉरी +3 +2, सेम चीज है, सिर्फ कैडमियम एंड निकेल जैसे नाम में ही दिया गया है। आपको याद भी क्या रखना है, आपको कैडमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to +2, निकेल +3 to +2, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन। तो यही चीज आपको याद रखनी है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। नेक्स्ट वन, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में भी क्या है, एक जगह पे हाइड्रोजन गैस, एक जगह पे वाटर, बीच में रिएक्शन परफॉर्म होगी। ओके, और उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, O2 + H2O गिव्स अस 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी विथ एक्सेप्टेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कन्वर्ट होती है -2 में। ठीक है, -2 में, और यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से लेके +1 में। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये उसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल है। हाँ, इसके कभी कभी एप्लीकेशंस भी आते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट में वगैरह, यहाँ ये रिएक्शंस बहुत कॉमन होती है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें मिलता है, एक तो वाटर मिलता है, सेकेंड एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो दोनों भी यूजफुल चीज़ें हैं। वेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेस्टेज कुछ भी नहीं। तो ये फ्यूल सेल्स ज़्यादा वहाँ पे यूज होता है। तो ये तो हो गए सेल्स के बारे में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखो, तो बैटरीज पे जितनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, उतने क्वेश्चन कोरोजन पे आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा कोरोजन का इफेक्ट डे टू डे लाइफ में होता है। तो बेसिकली कोरोजन क्या है, कोरोजन ऑल्सो एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन और अदर मेटल। ये बाकी के मेटल पे भी काम करता है। एक एक लोकेशन पे एनोड बनता है, दूसरे लोकेशन पे कैथोड बनता है। ठीक है, दूसरे लोकेशन पे कैथोड बनता है। ओके, अब सिंपल सी बात है, सपोज हमने एक ये लोहे का पीस लिया है, दिस वन। ओके, एनोड होगा मतलब क्या, ये लोहे का पीस है तो ये प्योर फॉर्म में आयन 0 के फॉर्म में होगा। एनोड होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe गेट्स कन्वर्टेड टू सपोज 2++2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये तो है मेटल, ये ठहरा मेटल, तो ये कहाँ पे भी ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन कहाँ पे भी पॉसिबल है, या कहीं पे भी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। ओके, तो वो कोई बड़ी बात फिलहाल के लिए नहीं है इस केस में, राइट। सो एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ओके, सो ये मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन देना उसका काम है ही, तो वो सवाल ही नहीं आता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है,
at another location रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर टेक्स प्लेस। तो दूसरी जगह पे क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी को तो लेना पड़ेगा। कौन लेता है? ऑक्सीजन लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 गैस इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2 माइनस। ओके, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसकी वजह से रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो एनोड तो मेटल, ये आयन तो मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट। सिंपल रिएक्शन, एंड देन इट विल फॉर्म एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे ये। तो पॉइंट समझ में आ गया, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, इस पे क्वेश्चन मतलब आता है यहाँ, जनरली जनरली क्वेश्चन आता है इस पे। ये डायग्राम जो है ना, ये अच्छा रिप्रेजेंट करती है। आयन इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयंस में चला गया, ऑक्सीजन भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी उसी के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है, उसका ऑक्साइड भी बनाता है इवन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें ऑक्सीजन मेटल को प्रिवेंट करना है तो कोई दूसरे मेटल का यहाँ पे आप एक लेयर दे सकते हो, जिससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और आयन बच जाएगा, यहाँ पे आयन का मेटल बच जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। ओके, ऑक्सीडेशन बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक दूसरा लेयर दे दो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, तो ये भी बहुत सारी टेक्निक से बाद में, ठीक है ना। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो ये मैंने वापस से डाल दिया था, रिवीजन पर्पज के लिए डाला था। कंडक्टिविटी जो हमने देखी है ना, 1/r, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कौन कौन दिखाता है? स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब मोबिलिटी, एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। ये भी हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी, कोलर्स लॉ, खत्म। तो चैप्टर में अगर कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा या रिवाइज करना है तो बताओ मुझे, उसको रिवाइज करूँगा। अगर नहीं है तो डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जंप करते हैं, क्योंकि फैराडेज के क्वेश्चंस मुझे लेने हैं। फैराडेज बेस्ड क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो लेट्स बैक टू अवर पॉइंट। डेस्कटॉप, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं पहले तो जानबूझ के ना ये कांस्टेंट है ना, फैराडेज कांस्टेंट, उसके बेस्ट क्वेश्चंस पहले तो ढूंढता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 1-2 मिनट दे दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ उसको सोचने के लिए, ठीक है। सॉल्व तो चाहे तो मैं कर दूंगा, पहला क्वेश्चन है तो फैराडेज का पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर दूंगा, नो इशू। सोचो लेकिन, और सेकंड तो आपको करना पड़ेगा, फिर मैं और एक ढूंढ रहा हूँ इसी वजह से, तो अगर सेम टाइप का मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना।
सेम तो नहीं है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ सिल्वर, atomic weight दिया है 108, displaced by the quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at standard temperature and pressure। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी पास की है, ठीक है, दो कंटेनर है, ऐसे सपोज करना, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भी पास की, यहाँ से भी की, जो कि O2 है, यहाँ पे भी की, यहाँ पे Ag। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 5600 ml O2 यहाँ पे मिल गया, बाहर निकल गई, चला गया, ठीक है। तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कितनी वो नहीं बताया, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जिससे इतने वॉल्यू डिपॉजिट हो गया। हमें पूछा गया है कि Ag कितना डिपॉजिट होगा। तो एक तो लॉजिक मैंने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज होता है, तो चार्ज के हिसाब से बात करेंगे, ओके, चार्ज के हिसाब से बात करेंगे ना। अच्छा क्या बात है, आंसर आ गया, दिशा का तो आंसर आ गया, बाकी लोगों का भी आ गया क्या? चलो देखो अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। O2 कितना बना है, O2 बना है 5600 ml। हमें ml समझ में नहीं आता, हमें चाहिए मोल। कैसे करोगे, 5600 ml मतलब लीटर में कितना होगा, 5.6 लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो इट नियरली कम्स नियरली इक्वल टू 1/4 मे बी, ओके, 1/4 मोल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन O2 बना है ना, ओके, कहाँ से बना है, मतलब स्टेबल स्टेट कौन सी रहती है उसकी, O2 कब मिलता है, बेसिकली ये वाटर होगा। ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहता है ना, वाटर नहीं होगा, दूसरा कुछ भी होगा तो -2, तो -2 से कन्वर्ट होता है ना। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, ऑक्सीजन बनने की रिएक्शन अगर मुझे लिखनी है, ये भी कैलकुलेशन भी छोड़ दो सपोज, तो ऑक्सीजन की बनने की रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा 2O2 माइनस गिव्स अस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट राइट, क्या ये सही है, ये रिएक्शन सही है, ठीक है। ये चलो ऊपर का समझ में आया नहीं आया इसको तो हम बाद में देख लेंगे, इसका तो फिलहाल तो छोड़ दो, ये सिंपल रिएक्शन ऑक्सीजन लिबरेट होने की, ओके। नाउ उन्होंने क्या कहा है, O2 कितना बना, इसको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, O2 कितना बना 5600 ml, ओके, डिवाइडेड बाय 22400 ml, ये आ गए मेरे मोल। तो ये कितने 1/4 मोल किसके, ऑक्सीजन के, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीजन के मोल्स। इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स होंगे, कोई बताएगा मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, कोरिलेशन बता दिया था मैंने, कितने होंगे, कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, रेशियो देखो क्या रेशियो है, रिएक्शन में रेशियो 1:4 का रेशियो, तो लगाओ दिमाग, 1/4 इंटू 4, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, विच इज इक्वल टू कितने फैराडे, 1 फैराडे, मतलब कितने मोल, 1 मोल, सिंपल है ना। Ag दिया है ना हमें, Ag की रिएक्शन क्या होती है, अगर Ag डिपॉजिट हो रहा है, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड कहा है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है तो एल्यूमिनियम को लेना पड़ेगा
एल्यूमिनियम है कि क्या है, नहीं सिल्वर है। +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Ag। ये कितना है हमारे पास, 1 फैराडे या फिर 1 मोल। तो ये रिएक्शन कितना होगा, 1 मोल का, राइट। या फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ऑब्वियसली 1 मोल बनेगा। तो इसका वेट कितना है, 108। तो आंसर क्या आएगा, 108। खत्म सी चीज। बाकी लोगों को समझा क्या क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो 38 का सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अच्छा एक बार फास्ट रिपीट करो, चलो ठीक है। क्वेश्चन को देखो, उनका कहना है कि 5600 ml O2 गैस रिलीज हो गई। तो ये मैंने पहले तो रिएक्शन लिखी कि O2 मिलता कैसे है। तो O2 माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसका रिडक्शन होगा तो O2 मिलेगा, राइट। तो मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी पहली बार, बैलेंस रिएक्शन लिखी। देन ये O2 कितना मिला है, 5600 ml। तो मुझे ml तो समझ में नहीं आता, हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने मोल में कन्वर्ट किया, क्योंकि 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। कोई भी गैस 22.4 लीटर होगा तो 1 मोल होगा। तो यहाँ पे वही 22.4 जो कि ml में लिया, क्योंकि यूनिट भी कैंसिल होना चाहिए, और उसको मैंने कन्वर्ट किया मोल्स में। तो ऑक्सीजन मुझे मिला 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी हिसाब से वही इक्वेशन को यूज करके, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन को यूज करके मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, जो कि है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो अभी तो हमें मिल गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, मतलब जो कि करंट रहता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमें पास करने हैं सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए। तो सिल्वर की रिएक्शन लिखी, Ag++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काउंट तो हमें पहले से ही पता है। तो ये अगर 1:1 रेशियो है, मतलब ये 1 मोल होगा, तो ये भी 1 मोल ही रिएक्शन जाएगा। एंड 1 मोल मतलब कितना ग्राम रहता है, उन्होंने दिया है 108। तो 108 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 4.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 4.8 gram of aluminium at mass 27 AMU is deposited at cathode from Al3 plus solution by a certain quantity of electrical charge. The volume of hydrogen produced at STP from H plus ions in a solution by the same quantity of electric charge will be. सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन। मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ मुझे आंसर देखना, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया इतनी जल्दी। संजना करेक्ट है आंसर, दिशा आंसर करेक्ट है। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है, 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3 प्लस। Al3 प्लस से डिपोजिशन हुआ। नहीं कौशल, क्रॉस चेक करो, कुछ गलती की है। तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ Al3 प्लस से, चलो रिएक्शन लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम Al3 प्लस से डिपॉजिट हुआ, तो Al3 प्लस से हमें एल्यूमिनियम मिला। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे, ठीक है, मुझे उसको देने पड़ेंगे ना, तभी ये सॉलिड में डिपोजिशन होगा। पहला पॉइंट, ठीक है। डिपोजिशन कितना हुआ है, 4.5 ग्राम हुआ है। हमें तो ये ग्राम वगैरह समझ में आता नहीं है। 4.5
समझ में आता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये मास दिया है ना, एमई मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एल्यूमिनियम का होगा, तो हम डिवाइडेड बाय 27 करेंगे। ओके, जिससे हमें मोल्स मिल जाए। ओके, जिससे हमें मोल्स मिल जाए। सो ये तो हो गए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतने मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के। अब मुझे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स में, मेरा फोकस चार्ज पे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे है। तो इलेक्ट्रॉन इस ये रेशियो मुझे बता रहा है कि जितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा उसके 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे। तो उसके 3 टाइम्स मतलब इसी को मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 3। इसको सॉल्व करने का अब मैं ट्राई करूंगा बिना कैलकुलेटर। 5 3 15, 1 4 4 3 12, 13, 13.5 डिवाइडेड बाय 27। तो ये कितना आ गया, ये अगर आप कैलकुलेट, आपको 13.5 का अगर टेबल आता है तो 1/2, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, कितने फैराडेज पास हुए, तो 0.5 फैराडेज पास हुए इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टली कह सकता हूँ। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम H प्लस आयन। तो हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे अभी। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ मतलब H2 प्रोड्यूस हुआ होगा, कहाँ से, H प्लस से। तो H प्लस से अगर ये H2 प्रोड्यूस हुआ है, ओके, H प्लस आयन, एक मिनट, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम H प्लस आयन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेकिन रिएक्शन फिलहाल बैलेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे तो 2 लिखने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो ये भी 2 होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कितना डिपॉजिट हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, इसके हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.5, तो इसके कितने मोल बनेंगे ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ओके, 2 मोल अगर होते तो 1 मोल मिलता, अगर 0.5 मोल है तो कितने मोल मिलेंगे, 0.25, उसके हाफ। नाउ ये तो हमें मिल गया कि हाइड्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे, तो उसके हाफ में बनेंगे, जो हमें रेशियो ने बता दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 1 हाइड्रोजन डिपॉजिट होता, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके आधे हाइड्रोजन डिपॉजिट होंगे। नाउ 1 मोल, क्योंकि ये लीटर में दिया है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, राइट। तो 0.25 मतलब कितने मोल्स मतलब कितने लीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या डिवाइडेशन बाय 4 कर लो, आंसर आएगा 5.6। यस, किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट है पूछ लो। नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस हुई है मोल्टन, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज, 3 एम्पियर करंट यूज किया है, तो आई की वैल्यू उन्होंने दी है 3 एम्पियर। आपको पूछा है टाइम कितना लगेगा, ओके, और आपको डिपॉजिट क्या करना है, तो आपको क्लोरीन को डिपॉजिट करना है, कितने मोल, प्रोड्यूस 0.1 क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस 0.10 मोल, Cl2 गैस, हाँ भूलना मत इस चीज को, Cl2 गैस। ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं लेकिन आप थोड़ा ट्राई तो करो, क्योंकि जिस तरह से आंसर आ रहा है शायद 2 3 लोग आंसर दे पाए, ऐसे मुझे लगता है।
ट्राई करो। दिशा करेक्ट आंसर। और एक किसी को आंसर मिल जाए तो मैं सॉल्व करके दूंगा। करेक्ट है संजय। और किसी को आ गया क्वेश्चन आंसर? करेक्ट है क्वेश्चन। चलो, सो सिंपल क्या है ना, यहाँ पे Cl2 कितना डिपोजिशन हुआ है? 0.10 मोल। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए हमें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो गए? तो ऑब्वियसली उसके डबल, मतलब 0.20 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। ठीक है, 0.20 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। ना हमें इक्वेशन तो मालूम है, उन्होंने क्या कहा है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, और हमें टी के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, विच इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाय आई। सो नेक्स्ट पॉइंट, Q मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ऑब्वियसली हम कॉलम में लेते हैं, तो कॉलम में लेना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है। सो हमें मालूम है 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी कॉलम? 96500 कॉलम। तो हमें यहाँ पे 0.20 मोल है, तो ये कितने कॉलम होंगे? ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आराम से। तो इसको 0.20 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 1/5 से डिवाइड करो। ओके, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, ये हमारी वैल्यू हो गई क्यू की। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमारी हो गई 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। तो ये हो गया चार्ज जो हमें पास करना पड़ेगा, या पास हो गया वहां से। एंड नेक्स्ट, करंट आई की वैल्यू कितनी दी है? 3 एम्पियर दी है, 3। ओके, अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 3। सो ये बन गया टाइम इन सेकेंड, 6 कितना आया, 63 आई थिंक, 6433 सेकेंड में। सो इसको मिनट में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आता है 107। आंसर आ गया 107 मिनट, विच इज इक्वल टू, कहाँ गया, मिनट, विच इज इक्वल टू बी, 1010। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सोच के आंसर देना, बिना सोचे आंसर मत देना। सोच समझ कर आंसर देना।
37 का आंसर है संजय, करेक्ट है। एंड दर्शना थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो। दिशा क्लियर है। देखो पहली बात तो इसका मीनिंग समझो, ये क्या है। ये अगर इसको मैं अगर रिएक्शन में लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा। Fe2 प्लस कन्वर्ट्स टू Fe ओनली, तो ये Fe में कन्वर्ट हो गया 2 प्लस, और ये चार्ज चला गया, मतलब ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए होंगे। तो ये रिएक्शन है, और इसका ईएमएफ कितना दिया है उन्होंने, -0.441। सेकेंड रिएक्शन को वैसे ही देखते हैं। नहीं कृष्णा, करेक्ट लोकेश। सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिखे, उसी हिसाब से लिखेंगे। Fe3 प्लस गिव्स अस Fe2 प्लस। अब यहाँ पे भी चार्ज कम हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया होगा। ओके, और इसका जो वैल्यू दी है वो दी है 0.771। ओके, दोनों वोल्ट है तो मैं ये यूनिट नहीं लिखता हूँ। ईएमएफ हमें इस इक्वेशन के लिए पूछा गया। अब इस इक्वेशन में आप देखोगे तो आयन हमें रिएक्टेंट साइड चाहिए, यहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, पहली गड़बड़। ओके, तो उस फर्स्ट इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट Fe3 प्लस, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे हमें चाहिए दो, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, तो पहला पॉइंट इसको रिवर्स करो एंड सेकंड को मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, तो 2 बार इसको करोगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, तो सीधा सीधी बात ये हो गई कि इसको रिवर्स करना है, मतलब एक मिनट ना, हाँ ये बन गया, इट इज +0.441। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, नहीं, हाँ एज इट इज रहेगी 0.771। दोनों के एडिशन करो, कितना आता है, 1.2 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पे प्रॉब्लम था, बहुत सारे बच्चों ने इसको रिवर्स नहीं किया, साइन कन्वर्जेंस। Fe2 प्लस प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे रिएक्टेंट है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जिन्होंने बी कहा उनको समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ पे थी। अभी सर बट मैंने मल्टीप्लाई किया बट मेरा आंसर इसके क्लोज ही आया, मतलब इंटू 2 मल्टीप्लाई किया बट मेरा आंसर हाँ, कितना है, 1.101। तो वो है ही नहीं ना, ऑप्शन में कहा। हाँ तो सर मैं उसको अप्रोक्सीमेटली डी बोल दिया था। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, इसका सिंपल रीजन ये है, देखो ये E0 होता है ना, ये कैथोड और एनोड का, यहाँ पे जो लिखता है ना ये E0 या ये E0 वैल्यू है ना, ये कैथोड एनोड का पोटेंशियल है। ये इसको आप डबल कर दोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, मतलब बैटरी में आप ज्यादा ये कर दोगे कैथोड एनोड, तो उसका वोल्टेज डायरेक्टली डबल ऐसे नहीं होता, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। मतलब बाइक की बैटरी एंड ट्रैक्टर की बैटरी, ओके, क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा डेवलप नहीं करता वो। पॉइंट समझ में आ गया, कैपेसिटी ज्यादा होना और वोल्टेज ज्यादा होना अलग अलग चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पे डिपेंड रहता है, जो कम या ज्यादा नहीं होगा, आप क्वांटिटी कितना भी कम या ज्यादा करो, ठीक है। ये कितने देर तक चलेगा ये डिसाइड करता है, स्टेमिना डिसाइड करता है, राइट। तो और कुछ क्वेश्चन डाल दूं।
सेम सेम क्वेश्चन है, अब आपको सोचना है। सॉल्व करके नहीं दूंगा, पहले बता देता हूँ, मैं सिर्फ आंसर दूंगा इसका, सॉल्व आपको करना है। सही है संजना? दर्शना, कृष्णा, दिशा, सही है। चलो, तो सबको आ गया आंसर, डी आंसर है इसका।